क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। ये सोच बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कक्षा 10 के गणित की हमने देखा था 5 उदाहरण तक हमने कर लिया था। आज जो है 6वें उदाहरण से करना है और प्रश्नावली 1.2 करेंगे, अनुच्छेद 1.2 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आप रफ और कलम लेके साथ में बैठे और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते चलें। यदि समझ में नहीं आए और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें उदाहरण 5 तक हमने कर लिया था, जो कि वास्तविक संख्याएं हम पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 की है। इसमें क्या संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है 6 और 20, 6 और 20 का। तो यहाँ 6 को देखिए 2 डिवाइड में तोड़ा गया है। देखिए किस तरीके से तोड़ा जाता है इसको। अभाज्य हमने बताया था, अभाज्य क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे सम संख्या होती हैं, ये भाज्य संख्या होती हैं। इनको विभाजित किया जाता है। जब इनको विभाजित किया, जैसे कोई भाज्य संख्या, ये 6 ही है, 6 को जब ये काटा जा रहा है तो 2 से 3 और 3 से कट जाएगा 1। तो ये जो 2 है और 3 है, 2 है और 3 है, ये हमारे क्या है, अभाज्य संख्या। ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में तोड़ा गया है। ठीक, तो इसी प्रकार से 20 को, जो 20 है, उसको भी तोड़ा गया है। तो देखिए 20 2 से काटा जाएगा तो 10 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार देखिए 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना, इस तरीके से हमारा 20 को डिवाइड किया गया। तो ये जो 2 है और 5 है, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं एचसीएफ एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ एलसीएम 6 और 20 का एचसीएफ 2 और एलसीएम 6 और 20 का कितना होगा, 60। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग किया, प्रमेयिका का, तो और लंबी भाजन प्रक्रिया द्वारा भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका जो एचसीएफ निकाला गया, तो यहाँ पर एचसीएफ ध्यान दीजिए कि एचसीएफ जो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो इसका मतलब क्या है वो देखिए, समझते हैं। जैसे 6 है, 6 को 2, 1 और मल्टीप्लाई 3 घाते 1 ऐसे लिखा गया प्राइम नंबर में। और 20 है, 20 को लिखा गया 2 के घाते 2 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर सबसे छोटी घात, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, उभयनिष्ठ दोनों में, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में हो, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल कौन है, 2 के घाते 1। तो 2 का एक बार गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, अर्थात एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक,
कितना आएगा 2 आएगा। अर्थात जब कितनी, अगर यहाँ पर एक संख्या और रहती, मान लीजिए 10 ही रहता, तो इसको हम लिखते 2 और फिर मल्टीप्लाई 5, तो ये 1 घाते रहता, तो फिर भी वही रहता। यहाँ पर ये 1 तो 2 के घाते 1 वही रहता, 2 के घाते एचसीएफ फिर भी, तो 6, 20 और 10 का भी एचसीएफ क्या रहता हमारा 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 6 और देखिए यहाँ पर 12 ले लेते हैं और यहाँ पर 20, तो देखिए इसका करेंगे तो प्राइम नंबर 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, और वही बात यहाँ पर 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 के घात 2 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे भी 2 के घात 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर गुणे का 3 और यहाँ पर गुणे का 5, तो ये उभयनिष्ठ नहीं, लेकिन 2 के घाते 2, 2 के घाते 2 दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, तो 2 के घाते 2 उभयनिष्ठ है, इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा इसका जो 12 और 20 का एचसीएफ हो जाएगा वो 2 के घाते 2, अर्थात एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। एलसीएम जो होगा तुम्हारा वो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से इसका और इसका, तो देखिए 15 और चौका 60, 5 15, 15 चौका 60, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए एलसीएम क्या होता है, तो आपको ये समझ में आ गया, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल ही क्या कहलाता है हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या कहलाता है वो देखिएगा। एलसीएम संख्याओं के संबंध में प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात, प्रत्येक अभाज्य संख्या के सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही क्या कहलाता है हमारा एलसीएम कहलाता है। तो इसमें संख्याओं के संबंध में प्रत्येक अभाज्य, संबंध में, संख्याओं में संबंध, यहाँ पर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ है, यहाँ पर दूसरा चीज संख्याओं में संबंध, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो संख्याओं में संबंध और प्रत्येक सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो 3 और 5 में संबंध 15 का, और इसमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल 4, तो 15 चौका 60, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 60। तो समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार से आप किसी और संख्या का लेके, जैसे हमने 12 और 20 का कहा, उसका भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दो संख्या जो आपस में संख्याओं का संबंध और सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी घात का अभाज्य गुणनखंड होता है, उसका गुणनफल ही क्या कहलाता है हमारा एलसीएम कहलाता है। ठीक, उपरोक्त उदाहरण में आपने यह देख लिया होगा कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, जो एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल टू 6 गुणे 2, मतलब एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछता भी है बराबर। आपके कंपटीशन में भी इस तरीके के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से होगा। 6 एलसीएम जो तुम्हारा एलसीएम है गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये जो होगा दो संख्याएं जैसे, और संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का बराबर संख्याओं का गुणनफल, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल, जो संख्या दी रहेगी उसके गुणनफल के हमारा क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 6 गुणे 20 ये हमारा संख्या है, और एलसीएम कितना है 2 है, और एचसीएफ कितना है 60 है, यही ना, ये रहा हमारा एचसीएफ, और ये रहा हमारा एलसीएम। ठीक है ना,
और ये हमारी संख्या है 6 और 20 जो संख्या दी है, तो इनका गुणनफल करेंगे तो 120 आएगा, 120 आएगा, और इसका करेंगे तो भी 120 आएगा, 120 आएगा। तो आपने यहाँ पर देखा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आप इसको याद रखिएगा और इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं और अभी आगे देखिएगा, समझ में आपको आएगा। तो कोई भी संख्या हो, उनका जो HCF और LCM होता है, HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का LCM और HCF उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपने उदाहरण देखा, आगे देखिएगा, उदाहरण नंबर 6 देखते हैं, 7 देखते हैं, सॉरी, उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है उदाहरण नंबर 7 में हमको कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाइए या अभाज्य गुणनखंड विधि लगाइए। तो लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। अभाज्य प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर फैक्टराइज द्वारा देखिए गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 96 को देखिए तोड़ा गया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 और गुणे 3 इतनी बार तोड़ा गया है, 5 बार। तो अर्थात 2 के घाते 5 गुणे 3, 2 के घाते 5 गुणे 3। ठीक, और यहाँ पर देखिए 101 को तोड़ा गया है, 2 के घाते 2 गुणे 101, सॉरी 104 को 2 के घाते 2 गुणे 101 में। ठीक, यहाँ पर याद देखिए तोड़ा गया है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इसलिए तोड़ा गया है। अब इन दोनों पूर्णांकों का HCF आप देखिए, सबसे छोटी घात कौन है, 2 के घाते 2। यहाँ पर दो उभयनिष्ठ 2 भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन सबसे छोटी घात यहाँ पर है, इसलिए 2 के घाते 2। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 4। HCF क्या हो जाएगा, 4। तो और इसका LCM क्या होगा, संख्याओं का संबंध, मतलब 3 गुणे 101 और सबसे बड़ी घात मतलब गुणे 2 के घाते 5, सबसे बड़ी घात 2 के घाते 5 और ये संख्याओं का संबंध, इनका जब हम गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, HCF। देखिए इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। आप HCF निकालने के लिए फिर LCM निकालिए। HCF आपका निकल गया, आपने फैक्टराइज किया, आपका HCF निकल गया। तो इसमें आप क्या, दोनों 3 गुणे 101 गुणे 2 के घाते 5 इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपको LCM निकलेगा, LCM निकल के आ जाएगा। और दूसरी विधि है, आपको वही चीज़ जो LCM गुणे HCF बराबर प्रथम संख्या अगर A है और द्वितीय संख्या B है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमको मिल गया, ये भी। तो पहली संख्या हमको क्या दे गई है, 96, और दूसरी क्या दे रही है, 404। HCF हमको मिल गया, HCF क्या हमारा 4 है, तो LCM यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि कोई संख्या इधर बराबर के इधर गुणा कर रही है तो उधर जाके भाग करती है। तो LCM की जगह पर, LCF की जगह पर यदि हम 4 रखेंगे तो ये इधर गुणा कर रहा तो उधर जाके देखिए भाग कर रहा, तो इधर बचा क्या, केवल LCM। इसलिए यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा 96 आता है, यही हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। या तो डायरेक्ट इसे गुणा करके देख सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, उदाहरण नंबर 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो
72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 6 का फैक्टराइज किया गया, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर 6, 2 तियाँ 6, 72 का किया गया, 72 का किया गया, तो 2 का 3 बार और 3 का 2 बार गुणा करेंगे आपस में, तब 72 आएगा। 120 का गुणा किया, 2 का 3 बार और 3 गुणे 5, इस तरीके से हमने किया। तो देखिए हमारा 1672 120, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, यहाँ पर अगर HCF निकालना हो तो सबसे छोटी घात हमारा क्या है, 2, तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। और इसमें सबसे देखिए उभयनिष्ठ ये ही, और यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है ना। 2 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर और इसमें भी है। तो सबसे छोटी घात 2 की घाते 1 और 3 की घाते 1, यही सबसे छोटी है। और उभयनिष्ठ इन तीनों में, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 के घाते 1 गुणे 3 की घाते 1, तो क्या हो जाएगा 6। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 6, राइट, ठीक। तो 2 के घाते 1 और 3 की घाते 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, ठीक। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए 6 हमारा HCF हो गया है, ये रहा जो अभी हमने बताया। और उसी प्रकार से 2 के घाते 3, 3 की घाते 2 और 5 की घाते 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें जो तीनों संख्याओं में संबंध है। तो संबंध, तीनों संख्याओं में संबंध और सबसे बड़ी घात, इनका जब गुणनफल करेंगे तो आएगा 360, 360। तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा 360। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान दें कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा। आप इसको निकाल भी सकते हैं और इस तरीके से भी निकाला जाता है, हमने बताया भी था 120, और इस तरीके से आप निकाले होंगे, आपको सिखाया भी गया होगा प्राइमरी लेवल पर। 6, 72, 120, इनको आप काटेंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी और यहाँ पर जो संख्या आती है उनका आपस में गुणा करके लिखते हैं तो जाके हमारा एचसीएफ निकलता है। और अगर हम यदि वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, अलग अलग संख्याओं का फैक्टराइजेशन करके सबसे बड़ी घात का, क्योंकि हम उच्च क्लास में हाई स्कूल में पहुँच चुके हैं तो कुछ तो डिफरेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सीखते रहिए। और ये अगर इस तरीके का आपको एचसीएफ एलसीएम नहीं आता है, इसमें आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। आपको एकदम से जीरो लेवल से अगर आपको ये भी नहीं आता है तो इसको भी बताया जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए टिप्पणी ध्यान दीजिए कि 6 × 72 × 120 इज एचसीएफ इज नॉट इक्वल। यदि 3 संख्याएं की बात की जाए, 2 संख्याएं केवल, ये 3 संख्याओं के संबंध में ये नहीं होता है, अर्थात 3 संख्याओं के गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। केवल 2 संख्याएं उसके एलसीएफ और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है, 3 संख्याओं का एलसीएफ और एचसीएफ उसके गुणनफल के बराबर नहीं होता है। तो ये रहा, हमने उदाहरण यहाँ पर पढ़ा और यहाँ पर समझा। अब आइए हम अपने प्रश्नावली पर चलते हैं, ठीक। तो हमारी प्रश्नावली है 2.1। तो इसमें देखते हैं प्रश्नावली को। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो देखिए सिंपल सी बात है, आपने इसको सीखा भी है। 140 है, 140 है, इसको किसमें अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए आप इसको आपने पहले सीखा, किसी भी क्रम में आप काटिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले की जैसे हम 2 से ही काटना स्टार्ट करें। हम पहले 7 से काट देंगे तो 20 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 10 आएगा, 7 से काटेंगे तो 20 आएगा और 4 आएगा यहाँ पर,
यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4 आएगा, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से 7 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1 गुणे 2 के घाते 2। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। ठीक है ना, ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। इसी तरीके से हम आगे वाला भी लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है। 156 इसको काटिए आप, तो ये पहले आप 13 से काट सकते हैं तो जाएगा 12 बार, 3 से काट सकते हैं तो जाएगा 4 बार, 2 से काट सकते हैं 2 बार जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, एक बार में खत्म हो जाए। तो इसका 156 का जो है गुणनफल रूप लिखेंगे तो 13 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से 13 गुणे 3 यहाँ 1 हो जाएगा, इसके घाते 1, और गुणे 2 के घाते 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक, उसी प्रकार से हम अगला वाला भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारा है 3825, तो इसको आप काटिए। सबसे पहले किसी बड़ी संख्या से काट सकते हैं, जैसे कि हम इसको 17 से काट सकते हैं। अभाज्य संख्या ढूंढना है, ना कि हमको भाज्य संख्या। ठीक है ना, अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करना। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 45 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं इस तरीके से 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। तो 17 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए उसी प्रकार से 5005 इसको हम काटना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम 13 से काट सकते हैं तो 385 आएगा, फिर उसके बाद 11 से काटेंगे तो 35 आएगा, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे 7 से काटिए, 5 बार जाएगा, 5 से काटिए, कट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 13 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 5। ठीक, 13 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 5। तो ये घात एक ही रहेगा, 13 घाते 1, 11 घाते 1, 7 घाते 1, 5 घाते 1। ठीक है ना, ये देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनफल के रूप में हम इसको लिख रहे हैं, जो कि हमने उदाहरण स्टार्ट करने से पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनफल को किसी भी रूप में लेके लिखा जाता था तो हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त होती थी। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आप 7429 इसका भी निकाल सकते हैं। इसका गुणनफल करेंगे तो आपका इसको काटेंगे एक बार तो 23, तो लगभग 323 आएगा। 23 323 323 23 323 आएगा। ठीक है, फिर 19 से काटेंगे, 17 बार जाएगा, फिर 17 से काटेंगे, कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 23 गुणे 19 गुणे 17, ये सब अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो अभाज्य संख्याओं को जब गुणनफल करेंगे तो एक भाज्य संख्या प्राप्त होगी। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करने से एक हमें भाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हमने निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनफलों के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ये एग्जाम में भी आपके आता है गुणनफल के रूप में तोड़ने के लिए। ठीक है ना, आइए आगे पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो वही बात जो अभी हमने उदाहरण में पढ़ा, अभी जस्ट उदाहरण में पढ़ा, उसी चीज को दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। आप 26 का भी करेंगे, 13 दूनी 26 और 13 से 91, तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या हो जाएगी वो हमें 13 हो जाएगी, अर्थात इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 13, और इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो करेंगे तो शायद हमको आएगा 182।
इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो दोनों तरफ जो संख्याएं आएंगी वो बराबर आएंगी। 2366 इक्वल टू 2366। आप इसको करके देखिए, ये आपको यदि गलत लगता है तो आप इसको सही करिए, और वैसे ज़्यादातर तो ये सही है, ठीक है ना, हमारी तरफ से सही है और सही भी है, ठीक है ना। तो आप इसका इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल के इसको जांच सकते हैं और इति सिद्धम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, इसे 26 है, आप इसको लिखिए 13 गुणे 2, ठीक। फिर 91 है, उसको लिखिए 13 गुणे 7, 91, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो हमारा 13 हो जाएगा। और एलसीएम उभयनिष्ठ संख्या और इन दोनों का गुणनफल, तो 13 गुणे 14 आप करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, 13 गुणे 14 करेंगे तो आएगा तुम्हारा 182, ठीक, 182 ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद आप गुणा करिए इन दोनों का, जैसे यहाँ पर 13 गुणे 182 इज इक्वल टू 26 गुणे 91, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इधर आएगा 2366 और इधर भी आएगा 2366, ठीक। तो यही हमारा सिद्ध हो गया कि जो इसका एचसीएफ, ये रहा हमारा एचसीएफ और ये रहा हमारा एलसीएम। इसी प्रकार से ये रहा संख्या ए, संख्या बी, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ठीक। देखिए अगला वाला उसी प्रकार से देख लेते हैं, जैसे 510 है। 510 को यदि तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 में टूटेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि 92 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 32 सॉरी 23 में टूटेगा, ठीक। तो ये रहे अभाज्य गुणनखंड। अब इनका जो एचसीएफ हो जाएगा वो देखिए 2 ही होगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे छोटी घात में यदि देखा जाए तो 2 ही लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 की घाते 1 होगा, यहाँ पर 2 की घाते 2, लेकिन सबसे छोटी घात ये है इसलिए 2 की घाते 1, ये रहा हमारा। अब इसके बाद गुणा करेंगे, ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा जो आएगा वो आएगा 23460। अब गुणा करके निकालेंगे तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे 23460 आएगा, ठीक। अब 23460, अब आपस में इनका गुणा करिए। तो आप गुणा करने के बाद जैसे 23460 गुणे 2 इज इक्वल टू 592। तो इसका जो आप पाएंगे 46,920, इधर भी वही रहेगा 46,920, ठीक, 46,920, 46,920। तो इस तरीके से आप इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के और इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो संख्याएं बराबर। आपको एक संख्या बची है उसका आप खुद से करिए, ठीक है ना, और यदि न समझ में आए तब पूछिएगा, ठीक। आगे दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें 2 पूर्णांक थे, इसमें 3 पूर्णांक है, काम वही करना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। जैसे कि हमने बताया, यहाँ पर एक का उदाहरण देख लेते हैं और एक को समझ लेते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे 12 हो गया, सॉरी 12 हो गया, इसको 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 हो गया, 3 गुणे 5, 21 हो गया तो 7 गुणे 3, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। तो उभयनिष्ठ तीनों में 3 और 2 कहीं नहीं है, 2 कहीं नहीं उभयनिष्ठ है, केवल यहाँ पर है, इसमें नहीं है। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा सबसे छोटी घात सब में उभयनिष्ठ जो है एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 3, और जो हमारा एलसीएम है वो सबसे छोटी घात और सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो देखिए संख्याओं में संबंध 5
गुणे 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4, क्योंकि इसका 2 बार गुणा, इनका जो गुणा होगा वही हमारा इसका क्या आएगा, LCM। तो 5 चौक 20, 20 या 60, 420, ये हमारा लग आएगा हमारा इसका LCM। ठीक है ना। तो आप इसको करिएगा इसी तरीके से। यहाँ पर देखिए 17, 23 और 29 ये सभी हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसके लिए इसका HCF हो जाएगा और इसका जो LCM होगा इन संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक, तो आप इस तरीके से इसको करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे की तरफ करते हैं। चौथा हमारा सवाल है HCF 306, 657 इक्वल टू 9, दो संख्याओं का HCF दे रखा है और LCM ज्ञात करना है। इन्हीं संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल, अभी हमने बताया। यदि HCF गुणे LCM इक्वल टू A गुणे B, मतलब दो संख्याएं, ये A और ये B दोनों दे रखा है। ठीक है ना। और यहाँ पर HCF दे रखा है, देखिए यहाँ पर HCF दे रखा है। हमको ज्ञात क्या करना है, LCM। हमको ज्ञात क्या करना है, LCM। तो इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो HCF गुणे LCM इक्वल टू A का मान कितना है 306, B का मान कितना है 657, HCF कितना दिया हुआ है 9। हमको ज्ञात क्या करना है, LCM। तो इक्वल टू 306 गुणे 657, तो LCM इक्वल टू 360 गुणे 657 बटे का 4। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, हमारा LCM, जो हमारा LCM है इनको डिवाइड करने के बाद हमारा LCM प्राप्त होगा। तो सॉरी, यहाँ पर 306 ना कि 360 है। तो 4 सत्ते 28, 4 छंक 24, तो 76 गुणे 65 7, इसका गुणा करेंगे तो हमको इसका HCF प्राप्त हो जाएगा, जो कि आसान है बहुत। तो आप इसका गुणा कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। गुणा करने में हमें बहुत समय लगेगा, तो आप इसका गुणा करके आप इसकी LCM निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं। ठीक है ना, आप इसको निकालिएगा। प्रश्नावली आज खत्म कर देते हैं। ये हमारा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। देखिए 6 के घाते n क्या 0 पर समाप्त होगा। आप 6 के घाते n कोई भी संख्या लीजिए, ये 0 पर कभी नहीं। 1 लेंगे तो 6, तो कि लास्ट में ये 6 ही प्राप्त होगा। 36 फिर करेंगे तो 216 प्राप्त होगा। इस तरीके से लास्ट में 6 ही प्राप्त होगा। क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वह 2 के घाते n गुणे 3 के घाते n के रूप का होगा। 2 3 6, यही 2 गुणे 3 प्राइम नंबर जो हमने सीखा 1 1। तो यदि यहाँ पर 5 होता तो जाके यदि 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, तो इसलिए हमने जांच किया कि जो 6 है वह है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 है। आप लिख सकते हैं उसका अभाज्य गुणनखंड जो 2 है 3 है, 2 और 3 है। इसलिए जो इसका जो ये संख्या 6 के घाते n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यदि 2 के घाते n और 5 के घाते n के रूप का होता तो ये संख्या 0 पर समाप्त होती। ठीक, आगे देखिएगा। छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिएगा पहली संख्या देखें तो यहाँ पर देखिए
7, 11, 13 प्लस 13 ये है। आप यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए। ये देखिए हम यहाँ से 13 क्या लिए, कॉमन ले लिए। तो आप जब यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, 7 गुणे 11 प्लस 1। तो यहाँ पर 13 यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से 13 निकल जाएगा गुणनखंड, और यहाँ से प्लस का 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर 7 8 78। तो आप यहाँ से देखिए ये एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यदि कोई संख्या भाज्य है तो उसके 2 अभाज्य गुणनखंड जरूर होते हैं। तो इसके एक के अलावा भी एक गुणनखंड है, इसलिए यह हमारा कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। यदि 2 गुणे 2 है और प्लस का इसमें 1 2 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 बचेगा, तो 2 प्लस 1 बचेगा तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, जो कि 6 एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से वो भी एक भाज्य संख्या है। इसका भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से भी आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके पाएंगे। तो इसमें देखिए जब जोड़ेंगे और इसमें कॉमन लेंगे तो वही चीज़ इसके 2 गुणनखंड मिलेंगे, जिससे भी यह भी एक भाज्य संख्या होगी, जिससे यह भी एक भाज्य संख्या होगी। आइए दूसरा देखते हैं, 7वां। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो वृत्ताकार पथ इस तरीके से होता है। खेल का मैदान, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। जो सोनिया है वह इसका पूरा चक्कर करने में 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। क्या लेता है? 12 मिनट लगाने में लेता। मान लीजिए वो दोनों एक स्थान में एक समय में मिले। मान लीजिए यहाँ पर कहीं वो मिलते हैं पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुँचेंगे। अब देखिए चक्कर लगाना शुरू किए, एक बार वो मिले, ये 18 मिनट दौड़ रहा है, ये 12 मिनट ही। तो सबसे तेज़ 12 मिनट, क्योंकि 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। कम समय में चक्कर लगा रहा है तो तेज़ दौड़ रहा है, ज़्यादा समय में चक्कर लगा रही तो स्लो दौड़ रही है। तो अर्थात जब मिलेंगे तो ये आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा। तो कभी न कभी होगा ये काटते 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 दौड़ते दौड़ते ये पीछे ही रहेगी, फिर से इसको एक बार ओवरटेक कर जाएगा। तो कब एक समय में मिलेंगे तो ये क्या होता है, जो सबसे बड़ी कनिष्ठ संख्या होती है। अर्थात 12 और 18 का जो हमारा HCF होगा, LCM, वही हमारा क्या होगा, के मिलने का समय होगा। तो 12 और 18 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का। तो देखिए इसका 2 तरीका, एक तो इसका HCF निकाल के इन दोनों संख्याओं का गुणनफल के भाग दे दीजिए। तो इसका देखिए आसान होगा, 12 गुणे 18। ठीक, HCF इसका क्या हो जाएगा, अगर 2 से काटे 2 6 12, 2 9 18, 3 से काटे 3 4 12, 3 6 18, फिर से कट जाएगा तो 6 से भी कटेगा। तो अर्थात इसका जो HCF होगा 12 और 18 का जो HCF होगा वह क्या होगा, 6। आप उभयनिष्ठ गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो 12 देखिए 12 और 18 का HCF 12 2 गुणे 2 गुणे 3 और 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 3 18। देखिए ये उभयनिष्ठ संख्या और ये भी उभयनिष्ठ है। तो इसका 2 के घाते 1 3 के घाते 1। तो अर्थात देखिए इसका जब गुणा करेंगे 2 के घाते 1 और 3 के घाते 1, 2 के घाते 1 गुणे 3 के घाते 1 करेंगे तो इसका HCF आएगा 6। तो देखिए जब HCF 6 आ गया तो LCM हमको निकालना है। इसका LCM निकालना है तो यहाँ पर 18 गुणे 12 बटे का 6, 6 3 18 कट गया। तो 12 12 36, LCM इज इक्वल टू 36। तो वो कितने मिनट बाद में मिलेगा, 36। ठीक है ना। तो आपको शायद प्रश्नावली समझ में आई होगी। यदि कहीं पर बोलने में मिस्टेक हुआ होगा जवान से तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपका जो प्रश्नावली यदि आपको समझ में कहीं नहीं आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण
अभी तक हमने परिमेय संख्या पढ़ा और उनके बारे में अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। आप वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद और इसी तरीके से आप सीखते रहिए और यूपी बोर्ड की तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर जल्दी ही आपके सामने होगा।